जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल RBSC मेवाड़ क्लासेज में। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे अध्याय 5 वन और वन्य जीवन। तो दोस्तों, शुरू करते हैं बिना समय गवाएं। हमारा अध्याय है वन और वन्य जीवन। तो शुरू करते हैं। पृथ्वी पर भौतिक और जैविक परिवेश तथा उनके कारकों का प्रभाव मानव सहित समस्त जीव जंतुओं के जीवन पर पड़ता है। जलवायु, मृदा, स्थलाकृतिक, वनस्पति, जीव जंतु आदि इसी परिवेश के विभिन्न तत्व या कारक हैं। ये सारे तत्व या कारक एक दूसरे से मेल कर एक ऐसे परिवेश का निर्माण करते हैं जिसे हम पर्यावरण कहते हैं, जो अन्य परिवेशों से भिन्न होता है। मनुष्य पर्यावरण का एक अभिन्न हिस्सा है। मनुष्य ने अपने उपयोग की वस्तुओं अपने आसपास के परिवेश से ही प्राप्त कर लेता है। इस प्रक्रिया में मनुष्य ने प्रकृति द्वारा प्रदत्त संसाधनों का अतिदोहन कर पर्यावरण का और स्वयं अपना ही नुकसान किया है। साथ ही मनुष्य ने अपने परिवेश की रक्षा और उसे सनत बनाने की भी चेष्टा की है। हमने पिछले अध्याय में जल, भूमि और जलवायु, भूमि और जल के विषय में विस्तार से पढ़ा। इस अध्याय में हम पर्यावरण के प्रमुख घटक वन और वन्य जीवन के साथ ही मानव द्वारा इनके संरक्षण के लिए किए जा रहे प्रयासों पर भी चर्चा करेंगे। प्रत्येक भौतिक या जलवायु प्रदेश में वनस्पति और वन्य जीवन एक जैसा नहीं होता, और एक और जहां मैदानों और पहाड़ों वाले क्षेत्रों में पेड़ पौधे और जीव जंतु अलग अलग होते हैं, वहीं कम वर्षा वाले क्षेत्र के रेगिस्तान प्रदेश में वनस्पति और वन्य जीवन भिन्न होता है। अतः हम कह सकते हैं कि वनस्पति और वन्य जीवन जलवायु और स्थलाकृति का एक मिश्रित रूप है। अतः विश्व के वानस्पतिक और पर्यावरण प्रदेशों पर जलवायु और स्थलाकृति का स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है। विश्व के वानस्पतिक प्रदेश आप चित्र में देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। वनस्पति किसी भौगोलिक परिवेश में स्थित वृक्ष, छोटे पौधे, लताएं, झाड़ियां, घास, कई आदि को सम्मिलित रूप से वनस्पति कहा जाता है। प्राकृतिक वनस्पति भौगोलिक दशाओं में स्वतः विकसित होती हैं, अर्थात घास, झाड़ियां तथा पौधे आदि मनुष्य की सहायता के बिना उगते हैं। इन पादपों और समुदायों में जलवायु और स्थलाकृति के कारण आकार, स्वरूप एवं ऊंचाई में भिन्नता दिखाई देती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आकार, स्वरूप एवं ऊंचाई में भिन्नता होती है। निष्कर्ष रूप में प्राकृतिक वनस्पति के प्रकार पर जलवायु और स्थलाकृति का प्रभाव रहता है। विश्व में पाए जाने वाले वनों के प्रकार विश्व के भिन्न भिन्न भागों में जलवायु, मिट्टी, उच्चावच आदि में अंतर होता है। इसी कारण से विश्व के विभिन्न भागों में अलग अलग प्रकार की वनस्पति पाई जाती हैं और वृक्षों एवं झाड़ियों से ढके विस्तृत भूभाग को वन कहते हैं। दिए गए मानचित्र में विश्व के विभिन्न वनस्पतिक प्रदेशों को ध्यान से देखिए और समझिए। सदाबहार वन, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, वे वन अत्यधिक गर्म और अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। भूमध्य रेखा तथा उष्ण कटिबंधीय के पास ऐसे घने वन पाए जाते हैं। ये वन विषुवत रेखा के दोनों ओर 10 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों तक पाए जाते हैं। वर्षा के अलग अलग समय में अपनी पत्तियां गिराते हैं। ये वे वन क्षेत्र हरा भरा दिखाई देता है, इसीलिए इन्हें सदाबहार वन कहा जाता है। अत्यधिक घने वन, इन वनों में विश्व की सर्वाधिक लताएं पाई जाती हैं, जो पेड़ पौधों पर चढ़कर पेड़ों से लिपटी रहती हैं। दिन के समय सूर्य का प्रकाश नीचे तक नहीं पहुंच पाता है। विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता
इन्हीं वनों में पाई जाती हैं। इनमें अनेक प्रकार के वृक्षों और वन्य जीवों की प्रजातियां पाई जाती हैं। इन वनों में कठोर लकड़ी वाले वृक्ष आबनूस, महोगनी तथा रोजवुड आदि पाए जाते हैं। एक स्थान पर कई प्रजातियों के पेड़ पौधे एक साथ पाए जाते हैं। साथ ही वृक्षों की संगतता के कारण इन्हें काटने में असुविधा होती है, इसीलिए इनका अधिक उपयोग नहीं हो पाया है। विश्व में अमेरिका के अमेज़न बेसिन में इन वनों का सर्वाधिक विस्तार है। ब्राज़ील में इन्हें सेल्वा कहा जाता है, जिन्हें पृथ्वी के फेफड़े भी कहते हैं। इनके अतिरिक्त ये वन अफ्रीका के कांगो बेसिन, दक्षिणी पूर्वी एशिया में भी पाए जाते हैं। वर्षा वन में अनेक प्रकार के जीव पाए जाते हैं, जो दिन व रात दोनों समय क्रियाशील रहते हैं। अतः वर्षा वन दिन रात चहल पहल से हरा भरा रहता है। बंदर, गोरिल्ला, कई प्रकार के पक्षी, कीड़े मकोड़े, सांप, चमगादड़, चिपकली, गिलहरी आदि पेड़ों पर रहने वाले जीवों की संख्या अधिक होती है। बड़े जीवों में चीता, भैंस, हाथी, सूअर आदि पाए जाते हैं, लेकिन इनकी संख्या कम होती है। दक्षिणी अमेरिका में विश्व का सबसे बड़ा सांप इन्हीं वनों में पाया जाता है, जिसे एनाकोंडा कहते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और ये देखिए उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के कुछ जीव क्रमशः हाथी, हमिंगबर्ड, किंगफिशर, गोरिल्ला, एनाकोंडा आप चित्र में देख ही सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, ये वन मध्य अक्षांशों के तटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। मुख्य ये वन महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर, जैसे दक्षिण पूर्व अमेरिका, दक्षिण पूर्व ब्राज़ील, दक्षिण चीन, यहाँ बांस, यूकेलिप्टस तथा चीड़ जैसे कठोर एवं मुलायम दोनों प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं। चित्र में आप देख सकते हैं यूकेलिप्टस और बांस। पतझड़ वन, उष्णकटिबंधीय मानसूनी वन, इन्हें पतझड़ या पर्णपाती वन भी कहते हैं। ये वर्षा में एक बार शुष्क मौसम में जल संरक्षण हेतु 6 से 8 माह के लिए अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। नीम, शीशम, महुआ, जामुन, साल, सागवान यहाँ पाए जाने वाले कठोर लकड़ी के वृक्ष हैं। फर्नीचर बनाने के लिए सागवान सबसे अच्छी लकड़ी मानी जाती है। इन वृक्षों की लकड़ी फर्नीचर, यातायात तथा निर्माण सामग्री एवं घरेलू सामान बनाने में काफ़ी उपयोगी हैं। दक्षिण एवं दक्षिणी पूर्वी एशिया, दक्षिणी चीन, पश्चिमी द्वीप समूह, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, पूर्वी अफ्रीका तथा ब्राज़ील के तटीय क्षेत्रों में ये वन पाए जाते हैं। आप चित्र में देख सकते हैं नीम, महुआ, शीशम। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जंगली भैंसा, बाघ, लोमड़ी, अफ्रीका तथा ब्राज़ील के तटीय क्षेत्रों में ये वन पाए जाते हैं। यहाँ शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों प्रकार के अनेक जीव पाए जाते हैं। अनेक प्रकार के पक्षी, कीड़े मकोड़े के अलावा हाथी, घोड़ा, गेंडा, जंगली भैंसा, बाघ, शेर, सूअर, बंदर, लंगूर इन प्रदेशों में पाए जाने वाले मुख्य जानवर हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन, उच्च अक्षांशों में शीतोष्ण पतझड़ वन पाए जाते हैं। ये न्यूजीलैंड, चिली, उत्तरी पूर्वी अमेरिका तथा पश्चिमी यूरोप तटीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। भेड़िया, हिरण एवं लोमड़ी यहाँ पाए जाने वाले प्रमुख जानवर हैं। भूमध्य सागरीय वन, महाद्वीपों के पश्चिम तथा दक्षिण पश्चिम किनारों पर दोनों गोलार्धों में 30 डिग्री से 40 डिग्री अक्षांशों के मध्य पाए जाने वाले वनों को भूमध्य सागरीय वन कहते हैं, क्योंकि इस प्रकार की वनस्पति भूमध्य सागरी के निकट वाले क्षेत्रों में पाई जाती हैं। ये वन पश्चिमी एशिया, उत्तरी अफ्रीका, दक्षिणी यूरोप में स्थित कैलिफोर्निया, दक्षिणी अफ्रीका में
दक्षिण पश्चिम भाग में दक्षिण अमेरिका के मध्य चिली में दक्षिण पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। इन प्रदेशों में ग्रीष्मकाल शुष्क एवं शीतकाल में वर्षा होती है। विश्व में जैतून, अंगूर, संतरा, अंजीर, नींबू वर्गीय रसदार फलों की सर्वाधिक कृषि इसी क्षेत्र में की जाती है। फलों की कृषि के कारण भूमध्य सागरीय प्रदेश को विश्व का फलोद्यान भी कहा गया। आगे बढ़ते हैं, भूमध्य सागरीय वन और कंगारू। कोणधारी वन उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों 50 डिग्री से 70 डिग्री में उत्तरी अक्षांश उत्तरी अमेरिका, यूरेशिया के विस्तृत भाग पर शंकुधारी वन मिलते हैं। इनका सर्वाधिक विस्तार रूस में है। दक्षिणी गोलार्ध में ये वन नहीं पाए जाते हैं क्योंकि इन अक्षांशों में दक्षिणी गोलार्ध में स्थल भाग का अभाव है। इन्हें कनाडा में टेंगा वन कहते हैं। अधिक ठंडी जलवायु एवं बर्फबारी के कारण इन वनों की पत्तियां नुकीली होती हैं। इनमें मुलायम तथा नरम लकड़ी वाले सदाबहार वन पाए जाते हैं। कागज बनाने की लुगदी अधिकांश इन्हीं से बनाई जाती है। माचिस और पैकिंग के डिब्बे बनाने के लिए भी इनकी लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। प्रमुख वृक्ष देवदार, चीड़, लार्च, स्प्रूस, पाइन, बर्च, फर आदि हैं। झाड़ियाँ, काई, लाइकेन आदि वनस्पति भी यहाँ पाई जाती हैं। बारहसिंहा, लोमड़ी, ध्रुवीय भालू जैसे जानवर यहाँ पर अधिक पाए जाते हैं। कोणधारी टेंगा वन, ध्रुवीय भालू, बारहसिंगा यहाँ पर पाए जाने वाले प्रमुख जानवर हैं। घास, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान। ऐसे वन भूमध्य रेखा के दोनों ओर से उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों तक फैले हैं। यह वनस्पति निम्न में से मध्य वर्षा वाले क्षेत्रों में पैदा होती हैं। यह लगभग 2 से 4 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक बढ़ सकती हैं। अफ्रीका के सवाना घास के मैदान जो विश्व के सबसे बड़े हैं इसी प्रकार के हैं। इन्हें अफ्रीका में सवाना, ब्राज़ील में कंपोज व वेनेजुएला में लानोस कहते हैं। यहाँ मुख्य हिरण, तेंदुआ, हाथी, जिराफ जैसे जानवर पाए जाते हैं। विश्व के प्रमुख घास के मैदान स्टेपी, डाउन्स, वेल्स, सवाना, कंपोज, लानोस, पेरी। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। शीतोष्ण घास के मैदान ये मध्य अक्षांश क्षेत्रों और महाद्वीपों के भीतर वाले हिस्से में मिलते हैं। यह मुख्य छोटी एवं पौष्टिक घास पाई जाती है। घास के साथ साथ ओक, पाइन्स, एल्म्स, मेपल्स, बर्च, आस्पेन, बिलो आदि वृक्ष भी पाए जाते हैं। इन घास स्थलों में शाकाहारी जीवों की अधिकता होती है। इन क्षेत्रों में सामान्य तौर पर हिरण, बाइसन, एंटीलोप, जंगली भैंस, खरगोश, जेब्रा, गाय, शेर, भेड़िया, लोमड़ी, बाज, अनेक चिड़िया, बिलों में रहने वाले जीव पाए जाते हैं। इनका सर्वाधिक विस्तार यूरेशिया के मध्यवर्ती भाग में है जहां इन्हें स्टेपी कहा जाता है। इस प्रकार के मैदानों को अर्जेंटीना में पंपास और उत्तरी अमेरिका में पेरी और दक्षिणी में वेल्ड एवं ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स कहा जाता है। मरुस्थलीय वन, उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय वन महाद्वीपों के पश्चिम भागों से 20 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य उष्णकटिबंधीय रेगिस्तान में पाए जाने वाले वनस्पति मरुद्वीप कहलाती हैं। अधिक तापमान एवं कम वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होने के कारण वनस्पति की ऊंचाई, कम पत्तियों, छोटी एवं मोटी छाल, मोटी और जड़ें गहरी होती हैं ताकि ये लंबे शुष्क काल में जीवित रह सके। उत्तरी अफ्रीका में सहारा का मरुस्थल, दक्षिणी में काहलारी मरुस्थल, उत्तरी अमेरिका में कैलिफोर्निया का मरुस्थल, एरिज़ोना एवं मेक्सिको, दक्षिणी अमेरिका में अट्टाकामा मरुस्थल, दक्षिण पश्चिम एशिया में अरब, भारत एवं पाकिस्तान में थार का मरुस्थल, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में विश्व के प्रमुख मरुस्थल स्थित हैं। नागफनी
कैक्टस, खेर, बबूल, कीर आदि यहाँ के मुख्य वृक्ष हैं। कई प्रकार की छोटी घास भी यहाँ पाई जाती हैं। मरुस्थलीय वनस्पति, घोड़ावन और ऊंट। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। विश्व के प्रमुख मरुस्थल, ठंडे मरुस्थल, गर्म मरुस्थल। पेटागोनिया ठंडे मरुस्थल, ग्रेट बेसिन ठंडा मरुस्थल, गोबी का मरुस्थल ठंडा मरुस्थल। गर्म मरुस्थल में आते हैं कालाहारी, ऑस्ट्रेलियाई मरुस्थल, थार का मरुस्थल, सहारा का मरुस्थल। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। शीत मरुस्थल वन, ध्रुवीय क्षेत्र। ध्रुवीय क्षेत्रों में तापमान अत्यधिक कम होता है, इसलिए वहाँ प्राकृतिक वनस्पति का विकास बहुत कम होता है। अल्पकालीन ग्रीष्म ऋतु के दौरान यहाँ कई एवं कुछ छोटे छोटे फलों की वनस्पति उगती हैं, जो एशिया, यूरोप एवं उत्तरी अमेरिका के ध्रुवीय क्षेत्रों में पाई जाती हैं। यहाँ सील, वालरस एवं ध्रुवीय भालू जैसे जानवर पाए जाते हैं। पर्यावरण संरक्षण संबंधी प्रमुख आंदोलन। तो दोस्तों देखते हैं खेजड़ली आंदोलन। पश्चिमी राजस्थान के मरुस्थल क्षेत्र में रहने वाले लोगों का प्रकृति और वन्य जीवों के प्रति विशेष प्रेम है। ये अपने घरों, खेतों और खलिहानों में जीवों के लिए अन्न जल की व्यवस्था करते हैं। यहाँ वन्य जीव और लोग आपस में एक परिवार की तरह मिलजुल कर रहते हैं। नीलगाय, हिरण, खरगोश आदि पर निर्भय होकर सहज रूप से विचरित करते हैं। आसपास के क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति शिकार नहीं कर सकता है। वनों और वन्य जीवों की रक्षा के लिए लोग प्राचीन काल से ही समर्पित हैं। इसी का एक उदाहरण है हमें खेजड़ली के बलिदान के रूप में देखने को मिलता है। तो पढ़ते हैं। राजस्थान के जोधपुर जिले के खेजड़ली गांव में ठेकेदारों द्वारा वृक्षों को काटा जा रहा था। इन्हें बचाने के लिए उस क्षेत्र के लोगों ने विरोध किया। अमृता देवी बिश्नोई ने नेतृत्व में 1730 ईस्वी में 363 स्त्री पुरुषों ने वनों को बचाने के लिए वृक्षों से लिपटकर अपना बलिदान दिया। इनकी स्मृति में यहाँ एक मृग उपवन स्थापित किया गया। प्रतिवर्ष भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की दशमी को यहाँ विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला लगता है। आगे बढ़ते हैं, इसको देखते हैं। क्या आप जानते हैं? देखिए ये खेजड़ली बलिदान। राजसमंद जिले के पीपलात्री गांव में एक बेटी के जन्म पर 111 वृक्ष लगाए जाते हैं। इसी प्रकार किसी की मृत्यु होने पर उसकी याद में वृक्ष लगाकर उन्हें पूजा जाता है। गांव की महिलाएं वृक्षों को अपना भाई मानकर रक्षाबंधन पर उन्हें राखी बांधती हैं। क्या हम भी हमारे गांव में ऐसा कर सकते हैं? हाँ, हमें भी इस प्रकार के कार्य करने चाहिए जिससे हमारी प्रकृति का संरक्षण कर सकें। चिपको आंदोलन। हिमाचल प्रदेश के कुछ ऊंचे भागों और टिहरी गढ़वाल के पहाड़ी गांवों में स्थानीय लोगों ने देखा कि खतरनाक बाढ़ का आना और भूमि का धंसना साधारण सी बात हो गई। इनके पीछे का कारण व्यावसायिक उपयोग के लिए ठेकेदारों द्वारा जंगल के वनों को काटना। 1972 में उत्तराखंड के गांवों की महिलाओं ने पेड़ काटने वालों का विरोध किया और उन वृक्षों से चिपक गई जिनको काटा जा रहा था। गौरा देवी के नेतृत्व में वहां देखिए सुंदरलाल बहुगुणा और गौरा देवी। आगे बढ़ते हैं। वहां के निवासियों द्वारा किए गए इस कार्य को चिपको आंदोलन के रूप में जाना जाता है। इस आंदोलन के पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा भी जुड़े हुए थे। चिपको आंदोलन ने वृक्षों की कटाई बंद करने की मांग की ताकि हिमालय का 60% क्षेत्र वनों से भरपूर हो जाए। ढालदार भूमि पर खाद्य चारागाह, ईंधन, उर्वरक और रेशा बनाने वाले वृक्षों का रोपण किया जाए। चिपको आंदोलन हिमालय का ही नहीं बल्कि सारी
मानव जाति के पर्यावरण संरक्षण से प्रति लोक जागरण का एक अनूठा उदाहरण है। अप्को आंदोलन। पर्यावरण संरक्षण से संबंधित कर्नाटक में भी एक ऐसा ही आंदोलन शुरू हुआ जिसको अप्को, जिसका अर्थ है बाहों में भरना। राज्य के सिरसी जिले में सितंबर 1983 को सलकानी वन क्षेत्र में वृक्ष काटे जा रहे थे। तब वहाँ के स्त्री, पुरुष और बच्चों ने पेड़ों को बाहों में भर लिया और लकड़ी काटने वालों को भागने के लिए मजबूर होना पड़ा। वे कई सप्ताह तक वनों की पहरेदारी करते रहे। इस प्रकार यहाँ लोगों ने हजारों वृक्षों को बचाया। वन विनाश। वन क्षेत्र में मानवीय क्रियाकलापों से होने वाली जैविक संपदा के ह्रास को ही वन विनाश के रूप में जानते हैं। वर्तमान में वनों के निरंतर हो रहे वन विनाश से पूरे विश्व में पर्यावरण के लिए संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई। वन विनाश के प्रमुख कारण वनों की व्यापारिक कटाई, घरेलू ईंधन के लिए वनों पर निर्भर रहना, स्थानांतरित कृषि, अत्यधिक अवैध पशुचारण, खनन एवं औद्योगिकरण, वन भूमि का कृषि एवं चरागाह भूमि में परिवर्तन, अम्लीय वर्षा, वनों में लगने वाली आग, कीटाणु रोग, अनावृष्टि और बाढ़ें, पुनर्वास और पुनः वनवासियों की बेदखल करने वाली आर्थिक एवं सामाजिक विकास की योजनाएं आदि। वन विनाश के परिणाम। अनियंत्रित और अवैध रूप से वनों की कटाई से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि, अम्लीय वर्षा, पारिस्थितिकी असंतुलन आदि कई दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं। कुछ का विवरण निम्नानुसार है। जैव विविधता का ह्रास, वनवासियों एवं वन्य जीवों के आवास का समाप्त होना, वनों पर आधारित ग्रामीण कुटीर उद्योगों का समापन होना, सूखा, अकाल, बाढ़, भूमि अपरदन एवं रेगिस्तान का विस्तार होना। जलवायु में परिवर्तन होना, हरित गृह प्रभाव की वृद्धि, पर्वतीय क्षेत्रों में भूस्खलन के घटनाओं में वृद्धि, विश्व में हो रहे भयंकर पारिस्थितिकी असंतुलन के कारण कई दुर्लभ जीव तेजी से विलुप्त हो रहे हैं। IUCN की लाल आंकड़ा किताब में दर्ज तेजी से लुप्त हो रहे कुछ जीव, बाघ और गोंडवन उल्लेखनीय हैं। क्या आप जानते हैं विश्व में संकटग्रस्त प्रजातियों की सूची को लाल आंकड़ा बुक, रेड डाटा बुक कहा जाता है। वन विनाश को रोकने के उपाय। पृथ्वी पर पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए वनों का संरक्षण अति आवश्यक है। मानव सहित समस्त जीव जगत का अस्तित्व ही वनों के कारण ही है। यदि इन बदलते पारिस्थितिकी असंतुलन पर ध्यान नहीं दिया गया तो कई विलुप्त परिस्थितियां पैदा हो जाएगी। वन विनाश को रोकने के लिए किए जाने वाले प्रयास इस प्रकार से हैं। वनों की अंधाधुंध कटाई पर रोक, मतलब वन विनाश को रोकने के लिए किए जाने वाले प्रयास: वनों की अंधाधुंध कटाई पर रोक, स्थानांतरण कृषि पर रोक, अनियंत्रित पशुचारण पर रोक, आवासों का निर्माण बंजर भूमि पर किया जाए, ईंधनों के विकल्पों की खोज एवं अधिकाधिक उपयोग किया जाए, विकास योजनाओं का क्रियान्वयन वन रहित भूमि पर किया जाए, वनों की कटाई वैज्ञानिक रूप से लाइसेंसधारी व्यक्तियों द्वारा ही कराई जाए, अवैधानिक तरीके से वनों की कटाई करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए, प्रत्येक व्यक्ति प्रतिवर्ष एक पेड़ लगाए और वन संरक्षण को एक जन क्रांति बनाया जाए। वन संपदा के संरक्षण एवं विकास के लिए भूमि को वन जीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान घोषित किए जाए। वनों के महत्व की शिक्षा देकर जन जागरूकता बढ़ाना आदि। शब्दावली प्रश्न देखते हैं दोस्तों।
शब्दावली। सेल्वा, ब्राज़ील में स्थित उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। वनोन्मूलन, वनों के जैविक संपदा का ह्रास। अनावृष्टि, न्यून वर्षा। भूस्खलन, पर्वतीय क्षेत्रों में मिट्टी का ऊपर से खिसकना। तो दोस्तों ये था हमारा अध्याय 5। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले नए अध्याय के साथ।